आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे सेकंड वीक ऑफ जून का, जिसके अंतर्गत आपको 8 से लेकर 14 तक जो भी करंट अफेयर्स है उसका एक साथ कंपाइलेशन मिलने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 खत्म किया था जिसमें हमने नेशनल अफेयर्स कवर किया था, और ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस और लॉन्चेस कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं हीरकनाथ आपका जो पहला आरबीआई न्यूज़ है वो स्टार्ट करता हूँ। और आरबीआई न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से सब एग्जाम से पूछे जाते ज़्यादा चांस होते हैं वो आपको मिलेगा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। तो इसी के ऊपर न्यूज़ है पहला कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है रिलीज़ किया है सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और इस मीटिंग के बारे में बात करें तो ये 55 एमपीसी मीटिंग था इस बार का। ठीक है, तो इस बार जो पॉलिसी स्टैंड रखा गया वो न्यूट्रल रखा गया है। पिछली बार जो था वो एकोमोडेटिव रखा गया था। मतलब क्या हुआ कि जो 54 था उसमें एकोमोडेटिव रखा गया था, और उससे पहले के बारे में बात करें 53 में तो उससे पहले न्यूट्रल रखा गया था। लेकिन अभी के बारे में बात करें 55 में इसको वापस से न्यूट्रल कर दिया गया और बीच में एकोमोडेटिव रखा गया था 54 में। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या होता है ये एकोमोडेटिव, क्या होता है ये न्यूट्रल, इसके बारे में समझते हैं। देखो, जो न्यूट्रल होता है इसका मतलब होता है आरबीआई कह रहा होता है कि जो इंटरेस्ट है, मोस्टली आरबीआई कहना होता है जो रेपो रेट है वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। लेकिन जब आरबीआई ने बोला पिछली बार 54 एमपीसी मीटिंग में जो अप्रैल के महीने में हुआ था, उस समय जो आरबीआई ने बोला था कि जो रेट्स है वो एकोमोडेटिव में रहेंगे। एकोमोडेटिव का मतलब क्या कि रेट जो है या तो उतने ही रहेंगे, पिछली बार कितना था 6% रखा गया था, या तो 6% ही रहेंगे या तो 6% से कम होंगे। इसका मतलब होता है एकोमोडेटिव का मतलब। ठीक है, और अगर बात करें न्यूट्रल का तो वो डिपेंड करता है, न्यूट्रल के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो भी होगा उसके हिसाब से जो है न्यूट्रल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर एकोमोडेटिव के बारे में बात करें तो इसमें जो पैसे रहते हैं, जो भी कैश रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाले जाते हैं। ठीक है, सिस्टम में या तो जो मार्केट है वहाँ पे डाला जाता है एकोमोडेटिव के अंतर्गत। ठीक है, और न्यूट्रल के अंतर्गत जैसे कि अभी देख सकते हो इंटरेस्ट रेट और कम कर दिया गया है। तो अब जो नेक्स्ट वाला मीटिंग है क्या पता है इसमें बढ़ भी सकता है, बट अभी भी जो है पैसे बहुत ज़्यादा डाले जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों को जो है सस्ते में लोन मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है, अगर बात करें पिछली बार रेपो रेट कितना था 6% था, और अब कितना है 5.50% है। कुछ 50 बेसिक पॉइंट से जो है कम किया गया है। ठीक है, 50 बेसिक पॉइंट से कम किया गया है। एक पॉइंट जो है 1 बेसिक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको रेपो रेट मिल रहा होगा 5.50%। अब ये रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट हो गया आपका कि जब भी कभी आरबीआई बैंक को पैसा देता है, ठीक है, तो आरबीआई बैंक को पैसा देगा कितने 5.50 इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो बैंक को अगर पैसे की नीड होगी तो आरबीआई से लेगा 5.50% रेट पे। अब उसी सिनेरियो को उल्टा ले लेते हैं। पहले सिनेरियो क्या था कि आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया तो उस केस में वो हो गया रेपो रेट। अब क्या कर रही है, बैंक जो है आरबीआई को अगर पैसा दे रही हो तो उसका भी एक रेट होता है और उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जब बैंक जो है आरबीआई को पैसा दे तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपको रिवर्स रेपो रेट मिल रहा है इस केस में जो है जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसको जो है वापस आरबीआई के पास लाने के लिए ये रेट डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो आरआरआर या तो रिवर्स रेपो रेट जो है इसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है। उसके बाद आता है एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये जो है एक तरह से मान सकते हो रेपो रेट की तरह ही होता है एसडीएफ भी, लेकिन इसके अंतर्गत कोई कोलेटरल की नीड नहीं होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आरबीआई जो है बैंक से पैसा ले सकता है। ठीक है, और उस केस में बैंक को कुछ गिरवी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बॉन्ड ज़रूरत है वो गिरवी देने की ज़रूरत है नहीं। मतलब देखो यार, ज़्यादा सा डिफरेंस को ज़्यादा होता नहीं है, सब बस एक अलग अलग टर्म देकर रखा हुआ है। और रेपो रेट के बारे में बात करें जैसे कि रेपो रेट किस काम के लिए आता है कि मनी वापस से एब्जॉर्ब करने के लिए, जो एक्स्ट्रा मनी है उसको वापस से एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अगर एचडीएफ के बारे में बात करें तो एचडीएफ के केस में जो है आरबीआई जो है बोरो करता है मनी बैंक से ही। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आरबीआई बॉन्ड नहीं देता। अगर बात करें रेपो रेट के केस में, जब रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई पैसा ले रहा है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर अगर बैंक से पैसा ले रहा है आरबीआई, तो उस केस में आरबीआई जो है बैंक को कुछ न कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड देता है।
या तो गवर्नमेंट बॉन्ड देगा या तो कैश देगा, ठीक है, मोस्टली बॉन्ड ही देता है वैसे तो। वैसा कुछ एचडीएफ में नहीं होता, एचडीएफ में कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं दिया जाता, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी जो रेपो रेट होता है उससे ज़्यादा रहता है, और रेपो रेट से ज़्यादा रहता है, और ये जो है एक तरह से ओवरनाइट फैसिलिटी है जो कि आरबीआई बैंक को देता है। बैंक को जब पैसे की नीड है ओवरनाइट, तब जो है ये एज अ SDMSF जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये एज अ एमरजेंसी फंड की तरह मान सकते हो। उसके बाद बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट के अंतर्गत ये एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि आरबीआई जो है बैंक को देता है, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं करता, इसको रैली जो है बैंक अभी यूज़ करता है उसको। उसके बाद बात करें सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत बैंक को जो है कुछ ना कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश, और जितने भी डिपॉजिट है उसका जो है 3% के आसपास जो है इस बार रखने के लिए बोला गया। पिछली बार जो था वो कितना था वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताऊँगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद बात करें SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गोल्ड होते हैं, कैश को छोड़ के उसमें जो पैसे रखे जाते हैं उसको बोला जाता है SLR, और वो जो है बैंक को जो है 18% पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया था, जो डेफिनेशन है उसको अब हम जितने भी रेट से उसको कवर करते हुए चलते हैं। पहला तो है रेपो रेट जो है 5.50% रखा गया है, पिछली बार से जो है 50 बेसिक पॉइंट से कम किया गया है। उसके बाद रिवर्स रेपो के बारे में बात करें 3.35% है, और SDF के बारे में बात करें तो 5.25% पर रखा गया है, जो कि आप देख सकते हो कि इसका ही -0.25 कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा, और इसके साथ ही अगर प्लस 0.25 कर दोगे तो SMSF उसके साथ जो आपका बैंक रेट है ये निकल जाएगा। सेम रहता है, ऐसे ही रहता है हर बार, जो रेपो रेट होता है उसके सारा का सारा लिंक होता है। उसका CRR जो है उसको अलग से याद रखना है 3%, और SLR जो है बहुत टाइम से 18% पे है और इसको 18% पे ही रखा गया है। इसके साथ याद रखना है कि आरबीआई ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 वो 6.5% मिलने वाली है, और क्वार्टर वाइज के बारे में बात करें तो क्वार्टर 1 में 6.5 रहने वाली है, क्वार्टर 2 जो अभी चल रहा है उसमें 6.7% रहने वाली है, क्वार्टर 3 में 6.6% और क्वार्टर 4 में 6.3%। अगर बात करें CPI के बारे में, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो वो रखा गया है 3.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इन्फ्लेशन का बैंड कितना होता है 4 ± 2 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेकर 6 तक जो है परसेंटेज ऐसा रखा जाता है इन्फ्लेशन, और ये देख सकते हो 3.7% रखा गया, मतलब ठीक ठाक ही हमारा इन्फ्लेशन भी चल रहा है। और इसमें अंदर क्वार्टर 1 में जो बोला जा रहा है कि 2.9% प्रेडिक्शन मारी है, क्वार्टर 2 में 3.4%, क्वार्टर 3 में 3.9%, क्वार्टर 4 में 4.4%। और ये जो जीडी प्रेडिक्शन मारी गई है 6.5% जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम पिछली बार भी मारी गई थी जब 54 MPC मीटिंग थी अप्रैल के महीने में। अभी ये जून 4 से लेके जून 6 तक हुई थी, और पिछली बार अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 6 तक पिछली बार हुई थी। उस समय भी जो जीडी प्रेडिक्शन थी वो 6.5% ही थी। और मैंने एक आपको ऑलरेडी बता दिया कि रेपो रेट जो है कट किया गया 50 बेसिक पॉइंट से, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे 5.5% आपको मिल रहा है। ये जो रेपो रेट होता है ना, इसका डिसीजन करने के लिए जो है जो 6 मेंबर की कमेटी की मीटिंग्स होती है, ठीक है, तो 6 मेंबर रहते हैं इस कमेटी में, MPC मीटिंग में, और इसमें आपको 3 तो आरबीआई तरफ से मिलेंगे और 3 जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले हैं। 3 जो आरबीआई की तरफ से मिलते हैं उसमें भी आप देखोगे तो एक तो जो गवर्नर खुद है वो रहता है, उसके डिप्यूटी गवर्नर रहते हैं, और बाकी एक जो है मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि जो 5 थे इन्होंने बोला कि बेसिक पॉइंट जो है 50 से कम होनी चाहिए, और 1% ऐसा था जिन्होंने बोला कि 25 से कम होना चाहिए, मतलब अगेंस्ट में थे 50 के। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है, स्वागता भट्टाचार्य। तो इन्होंने वोट किया था कि 25 बेसिक पॉइंट से कट होना चाहिए, ना कि 50 बेसिक पॉइंट से, ठीक है। तो ये इनका स्टैंड था, और ये पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से पर्सन ने जो है अगेंस्ट में वोट किया है आरबीआई के इस मीटिंग में, तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान देते हुए चलना। अगर CRR के बारे में बात करें तो CRR को जो है 100 बेसिक पॉइंट से कम किया गया है। मैंने आपको आंसर यहाँ पे CRR का दे दिया है कि CRR जो पिछले बार था, पिछले MPC मीटिंग में था, वो 4% था, और इस बार जो है पूरा 100% कम कर दिया गया, मतलब 3% कर दिया गया, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है वो आपको मिलेगा अगस्त 4 से लेके अगस्त 6 तक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट जो डिटेल था, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वो आपको मैंने पढ़ा दिया। अराउंड 10 मिनट के आसपास हो गया, बट मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे आरबीआई की न्यूज़ पे।
जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि आरबीआई ने री इशू किया है 5,000 करोड़ रुपए इन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पर। अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या रहता है? ग्रीन बॉन्ड लिया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन है, बोला जाता है जो भी यहाँ से पैसे लिए जाएंगे ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत, वो कंस्ट्रक्शन जो है ग्रीन फील्ड के लिए यूज़ किया जाएगा, सोलर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, या जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ना करते हुए वो ग्रीनली जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का सोवरेन है, इसका मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो है ये ग्रीन बॉन्ड रहने वाला है। ये एज अ पार्ट है जो 30,000 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑक्शन था उसका, और इसका जो है ऑक्शन देख सकते हो 13 जून 2025 में इसका ऑक्शन हुआ था। अब ये 30,000 करोड़ रुपए हैं, इसको डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट मैच्योरिटी में बांटी गई है। जैसे कि ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसकी मैच्योरिटी 2054 में होने वाली है। टोटल अमाउंट 5,000 करोड़ रुपए जो है इसके अंतर्गत उठाने वाली गवर्नमेंट। टोटल इंटरेस्ट रेट जो है 6.68% देने वाली है। उसका जीसेक के बारे में बात करें तो इसकी मैच्योरिटी 2031 पर होने वाली है। टोटल 11,000 करोड़ रुपये उठाने वाले हैं गवर्नमेंट, और इसके लिए इंटरेस्ट देने वाली गवर्नमेंट 6.79%। और उसका एक और जीसेक है जिसकी मैच्योरिटी बहुत टाइम बाद होने वाली है 2074, और इसके बारे में बात करें तो इसका अमाउंट मिलेगा 14,000 करोड़ रुपये टोटल, और इंटरेस्ट मिलेगा 7.09%। तो 7.09% जो है ये इंटरेस्ट रेट रखा गया जीसेक का। अब एक गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट का जो ग्रीन बॉन्ड है ये एक तरह का स्पेशल लोन है डेट गवर्नमेंट टेक फ्रॉम दी पब्लिक और इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एक स्पेशल तरह का लोन है जिसके अंतर्गत पब्लिक से जो है गवर्नमेंट पैसा लेती है और उसके अंतर्गत डिफरेंट इंटरेस्ट रेट देती है। और इस बार जो लिए जा रहे हैं 5,000 करोड़ रुपये, आप यहाँ से डिटेल देख सकते हो। इसकी मैच्योरिटी जो है 2054 तक होंगी, और इसके इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हो 6.98% होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इसको कवर करते हुए चलना है। अगर मनी के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है, रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यहाँ पे जो है ये पैसे लगने वाले हैं, जो भी पैसा ये उठाएंगे पब्लिक से। अब बात करते हैं कैसे जो है पूरा ऑप्शन का प्रोसेस होने वाला है। इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म नाम याद रखना है जिसका नाम है आरबीआई ई कुबेर। जो आरबीआई ई कुबेर है, यहीं पे जितने भी बैंक्स हैं वो अपना जो भी ऑप्शन है वो लगाएंगे। ठीक है, तो आरबीआई जो है इसके ऊपर अनाउंसमेंट करेगा पहले तो, उसके बाद सारे बैंक्स और म्यूचुअल फंड को जो है बुलाया जाएगा कि आप अपना बिल्डिंग करो ई कुबेर में, और उसके साथ ई कुबेर में जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट है वो जो है लगाने के लिए बोला गया सारे बैंक्स को। उसके बाद जो है बैंक्स फाइनलाइज किया जाएगा और उस बैंक को जो है सौंप दिया जाएगा ये बॉन्ड सेल करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है इस एक्स्ट्रा जो है 2,000 करोड़ रुपये भी जो है ले सकती है पर बॉन्ड अगर नीड हुई तो। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब बढ़ते हैं लाइसेंस की तरफ। फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि फ्लिपकार्ट का एक पार्ट है, तो ये एक तरह से इनको NBFC का लाइसेंस मिल गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। इससे पहले ये इनविंसिबल की तरह काम कर रहे थे। इनविंसिबल का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया कि बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, मतलब क्या कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है पूरा फुल फ्लैश देने से पहले उनकी कुछ टेस्टिंग होती है जो कि इनविंसिबल अप्रूवल के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो पहले वो खुद अपना जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट करते हैं कि हम काबिल है कि नहीं NBFC बनने के, उसके बाद जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान देनी है इसमें कि ये पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसको ये NBFC का लाइसेंस मिला है, और इनको अलाउड नहीं रहेगा। जैसे NBFC को जो डिपॉजिट अलाउड नहीं होता, टर्म डिपॉजिट अलाउड रहती है, लेकिन वो भी जो टर्म डिपॉजिट NBFC होती है उनकी, लेकिन टर्म डिपॉजिट NBFC नहीं है, जिसकी वजह से इनको टर्म डिपॉजिट जो है अलाउड भी नहीं है। ठीक है, कोई भी डिपॉजिट अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो है अपना जो भी लोन है या क्रेडिट है वो सीधे कस्टमर या और सेलर को दे सकते हैं। अगर बात करें फ्लिपकार्ट का जो ये फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें आपको एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक याद रखना है, ये एज अ पार्टनर है। ठीक है, लोन का जो है इसका पार्टनर रहने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वाइस, एक तरह से लंदन बेस्ड कंपनी है जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया बाय द RBI। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले टेस्टिंग होगी, तो टेस्टिंग के लिए जो है इसको इनप्रिंसिपल ऑथेंटिकेशन दिया गया है। कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, इसमें फाइनल अप्रूवल होगी इनकी। पर अभी के टाइम पे इनप्रिंसिपल अप्रूवल मिला है जिसके अंतर्गत ये क्रॉस बॉर्डर कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है वहीं पे जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या, एक तरह से ये डिजिटल कैशियर की तरह समझ सकते हो, जो कि जो सेलर है और जो बायर है उसके बीच में जो है आता है और जो भी ट्रांजेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोर्ट जो हमारी इंडिया करती है दूसरे कंट्रीज़ को, वहाँ पे जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ये विज़ बना है। अगर बात करें विज़ की, तो
ये फैसिलिटेट करेगा फास्टर एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल पेमेंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, ठीक है। तो इंडियन एक्सपोर्टर को हेल्प करेगा और इनका फुल फ्लैश ऑफिस जो है आपको हैदराबाद में मिलने वाली है। लीड करने वाले हैं रवि जो है इसको लीड करेंगे, और हेड ऑफ इंजीनियर देख सकते हो एशिया पैसिफिक आपको मिलने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हेड ऑफ पैसिफिक। बाकी बढ़ते हैं हम सेबी की न्यूज़ के ऊपर। सेबी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है एक तरह का न्यू यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जिसका नाम इन्होंने वैलिड रखा है। क्या नाम रखा है? वैलिड इसका नाम रखा गया, जिसके अंतर्गत जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट है, वो कलेक्ट फंड फ्रॉम इन्वेस्टर, उनको मैंडेटरी है कि वो 1 अक्टूबर 2025 से जो है ऑल रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट से जो है एप्लीकेबल रह जाएगा ये चीज़। एक मिनट पानी पी लो, थोड़ा मैं गला सूख रहा है इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया पेमेंट सिस्टम, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, वैलिड इसका नाम है, जिसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स हैं उनको टाइम दिया है कि 1 अक्टूबर 2025 तक आप जो है इसके अंदर आ जाओ, वैलिड के अंदर आ जाओ। और वैलिड क्या है? वैलिड जो है एक तरह का यूनिक यूपीआई आईडी है फॉर पेमेंट कलेक्शन, जिसके अंतर्गत सेबी जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कि वो सही है कि नहीं, जो भी ब्रोकर्स रहते हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा वो सही है कि नहीं, और वो जो पेमेंट जो रिसीव करेंगे उसके लास्ट में जो है @ वैलिड लगने वाला है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से नीचे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। और क्या क्यों किया जा रहा है ये इनिशिएटिव? क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड और फिर जो इम्पर्सनेटिंग एंटिटीज़ रहती है जिसके से फ्रॉड वर्ड होते हैं, उसको जो है रोकने के लिए चीज़ की जा रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपको जो है 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। और आप जब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे कि HDFC मान लेते हैं कि ब्रोकर है, HDFC म्यूचुअल फंड जो है ब्रोकर है, और आप वहाँ पे जो है 50,000 रुपये लगाना जा रहे हो तो आपको HDFC दिखेगा। उसके बाद @ जैसे मैंने आपको बताया कि @ प्लस जो बैंक का नाम है वो दिखेगा। तो HDFC 1 2 3 @ वैलिड आपको दिखने वाला है। और उसके साथ ही जो है एक थंब भी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक थंब अप आइकन दिखेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो है वेरीफाइड ब्रोकर है और ये वेरीफाइड पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके से आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि ये जो है सेबी से अप्रूव ब्रोकर है, ना कि कोई ऐरा गहरा ब्रोकर है, ठीक है। तो ये सेबी ने स्टेप उठाया है, सेम स्टेप जैसे कि ट्विटर में ब्लू टिक रहता है, इंस्टाग्राम में ब्लू टिक रहता है, वैसे ही जो है ये ग्रीन टिक होने वाला है, ये ग्रीन थंब होने वाला है सेबी की तरफ से, जिसके अंतर्गत कोई भी इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसको पहले पता लग जाएगा जो भी यूपीआई आईडी दे रहा है ब्रोकर वो वैलिड है कि नहीं, और वो ब्रोकर जो है सेबी से अप्रूव्ड है कि नहीं, वो सब कुछ जो है पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी रहने वाली है जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं सबके लिए, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वॉलंटरी रहने वाली है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए करके लिमिट रखी गई है पर ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल मार्केट के लिए। और बाकी ये पीरियडिकली जो भी NPCI है इसके ऊपर काम करती रहेगी। पूरा का पूरा काम जो पेमेंट आईडी का है, डेवलप करने का काम जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही है, जो कि यूपीआई भी संभालती है। तो इनका ही पूरा काम होने वाला है पेमेंट आईडी डेवलप करने का, और ये सारे बैंक्स के लिए अलग अलग डेवलप करेगा। और उसके साथ ही जो पेमेंट कलेक्शन है वो जो है सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी करने वाली है, ठीक है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया सेबी का। और उसके बाद हम नेक्स्ट भी सेबी के तरह न्यूज़ के ऊपर ही बढ़ते हैं। तो जो वैलिड लॉन्च किया था उसके साथ ही जो है सेबी चेक भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वेरीफाई यूपीआई बिफोर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले जो है यूपीआई का जो आईडी है उसको वेरीफाई करने के लिए एक स्टेप लिया गया है, और ये भी एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2025 तक। तो इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर रखा गया है फॉर इन्वेस्टर, जिसके अंदर बोला गया है कि जो भी यूपीआई आईडी है वो स्कैन किया जाएगा बाय QR कोड, और उसके साथ ही जो है एंटर करना पड़ेगा मैनुअली वो यूपीआई आईडी, जिसकी वजह से जो है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ गई। उसके साथ ही कंफर्म करना पड़ेगा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ जो है सही है कि नहीं जहाँ पे पैसा भेज रहे हैं उसका, ठीक है। तो पूरा स्टेप उठाया गया बाय दी सेबी, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अच्छे से कवर करते चलना। और उसके साथ ही सेबी का एक दूसरा न्यूज़ भी आ गया, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस डेप्थ सिक्योरिटी के लिए। ये इफेक्टिव होगा 5 जून 2025 से, और इसके अंतर्गत जो भी इन्वायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसे जो है राइज किए जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 3 कैटेगरी में बॉन्ड्स को बांटा गया है। एक तो आपको मिलेगा सोशल बॉन्ड, दूसरा मिलेगा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, और तीसरा मिलेगा सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। तीनों का जो डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझते हैं।
पहला जो सोशल बॉन्ड है, इसके अंतर्गत जो भी पैसा उठाया जाएगा वो जो है पीपल्स को हेल्प करने के लिए पैसे उठाए जाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, वो सब के लिए जो है पैसे उठाए जाएंगे। दूसरा आपको मिल रहा होगा सस्टेनेबल बॉन्ड। सस्टेनेबल बॉन्ड मतलब इसके अंदर सोशल प्रोजेक्ट्स तो रहेंगे, उसके जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आएंगे। तीसरा मिलेगा सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड। इसके अंदर कंपनी जो है प्रॉमिस करती है, या तो कंपनी जो है एक लिमिट रखा के रखती है, कि डेडलाइन रखा के रखती है कि हमारा जो भी गोल है वो इधर तक पूरा हो जाएगा। और मोस्टली इसके अंदर टू मीट द गोल लाइक रिड्यूसिंग पोल्यूशन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए SLB के अंदर बॉन्ड इशू की जाती है। इसके अंदर याद रखना है ग्रीन बॉन्ड जो है इस फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब इसमें कंपनी क्या करेगी ये समझते हैं। अब इसमें कंपनी को 3 तरह के रूल्स तो दे दिए कि आपको ये इस तरह पैसे जो है उठाने हैं, अगर आप इस वाले बॉन्ड के लिए उठा रहे हो तो आपको यहाँ पे पैसे लगाने हैं। बट अब कंपनी करेगी क्या है इसमें, तो बिफोर सेलिंग बॉन्ड, जिसको प्री इंश्योर बोला जा रहा है, तो इसके लिए जो है दे मस्ट टेल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर को बताएगी व्हाट प्रोजेक्ट दे विल डू, कौन सा प्रोजेक्ट वो करने वाला है। ठीक है, तो सेबी को पहले बता जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट करने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है इन्वायरमेंट को, सोशली, ये सब। उसके बाद कौन सा जो है प्रोजेक्ट चॉइस कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है सेबी को पहले बता देंगे। ठीक है, उसके बाद जब बॉन्ड को सेल कर देंगे, उसके बाद हर साल कंपनी को जो है ये बताना पड़ेगा कितना मनी जो है यूज़ किया गया है, उसके साथ कितना मनी बाकी है, कितना पैसा बाकी है, और क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट का, कितना जो है काम हुआ है प्रोजेक्ट का, वो सब चीज़ें जो है आफ्टर सेलिंग द बॉन्ड बताना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और चीज़ सेबी ने ऐड किया है, एक तरह से थर्ड पार्टी रिव्यू भी होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चेक के लिए थर्ड पार्टी रिव्यू भी होगा, जिसके अंतर्गत इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बैठेंगे, मेंटली नॉट फ्रॉम द कंपनी से नहीं होंगे, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बैठेंगे जो कि चेक करेंगे सारे प्रोजेक्ट जो है रियली इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो गोल है उसके अंतर्गत मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो SLB है, कंपनी ऑल्सो मीट टू सेट गोल, क्लियर गोल, जैसे कि कार्बन कटिंग जो है 30% कर देंगे, ये सारे गोल जो है सेट करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोला कि इसके अंदर टारगेट रखनी पड़ती है, डेडलाइन रखनी पड़ती है, तो SLB के अंतर्गत ये सारी चीज़ें करेगी गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। और ये जो भी कंपनीज है ये फॉलो करी जो इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन है, उसके साथ ही जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन है, ये सारे आप देख सकते हो, ये सबको जो फॉलो करते हुए चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सेबी ने अप्रूव किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को, कि ये जो है मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर लॉन्च कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, अब उनको अलाउ है कि वो कंपनी को लॉक कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बात करें तो गर्मी के दिनों में प्राइस बढ़ जाते हैं, तो वो प्राइस ना बढ़े उससे पहले जो भी कंपनी है वो अपना प्राइस लॉक कर सकते हैं अंडर दिस मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज करने वाला है NSE क्लीनिंग लिमिटेड। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट, लोन के ऊपर बढ़े तो 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लोन दे रही है। एक तो फर्स्ट अबू धाबी बैंक, और दूसरा बार्कलेस, और तीसरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि लंदन बेस्ड है। तीनों मिलके $750 मिलियन का जो है लोन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अदानी एयरपोर्ट को दे रहे हैं। अदानी के 6 तरह के एयरपोर्ट्स हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे जो है लोन दिया जा रहा है $750 मिलियन का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट आपको 7.5% मिलने वाला है। और बात करें कि ये एक तरह से पुराना लोन था 400 मिलियन का, उसको जो है हटा के जो है नया लोन लिया जा रहा है। मतलब पुराने लोन को चुकाने के लिए जब नया लोन लिया जाता है तो उस केस में उसको बोला रीफाइनेंस, तो ये रीफाइनेंस कर रही है अदानी एयरपोर्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ है इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो बैंकिंग से पहला लॉन्चेस आ रहा है कि पूना वाला फिनकॉर्प ने जो है बैंक बिजनेस लोन जो है 24 घंटे देने की बात की है, 24/7 जो है बिजनेस लोन देने की बात की है MSME को। और एक इंडस्ट्री की पहली ऐसी NBFC बन चुकी है जो कि ये कर पा रही है। ठीक है, इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो एक साइड से न्यू बैंक भी बोल सकते हो जिसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता, तो एक साइड से न्यू बैंक भी बोल सकते हो। और जो भी इनका अप्रूवल होने वाला है लोन का वो जो है रियल टाइम होगा, और डिसबर्समेंट भी जो है वो रियल टाइम भी होने वाला है। और इनका फ्लेक्सिबल ऑप्शंस भी होंगे रीपेमेंट करने का। और मोस्टली ये टायर 1 से लेकर टायर 3 जितने सिटीज है सबको कवर करते हुए चलेगी। ठीक है, सबको जो फोकस करते हुए लॉन्च किया गया बिजनेस लोन। उसका बाद पढ़ते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रेटिंग फॉर लिस्टेड कंपनीज। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं
वो अपना जो है रेटिंग बताएंगी, कितना जो है उनके पास रेटिंग है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का। ठीक है, तो ये रेटिंग बताई जा रही है कि जो अनबाइसनेस ना हो जितने भी लिस्टेड कंपनी है NSE में उसके लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है न्यूज़, और इसके लिए अप्रूवल दिया था सेबी ने, जिस बात को ध्यान देते चलना। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर न्यूज़ पढ़े तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक पद माँ के नाम 2.0। इसके बारे में पता ही होगा, एक पद माँ के नाम क्या है। एक तरह से ट्री है, प्लांट अ ट्री इन अ हॉनर ऑफ वन मदर, मतलब ट्री को प्लांट करने के लिए आप देख सकते हो, प्लांट को जो जो है प्लांट किया जा रहा है। क्या अजीब लग रहा है सुनने में, प्लांट को जो है प्लांट किया जा रहा है एक पद माँ के नाम पे। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट या तो इंडिया का जो प्लान है कि 10 करोड़ जो है प्लांट हमें लगाना है। और अगर फेज़ 1 के बारे में बात करें तो फेज़ 1 में अब तक हमने 1.8 करोड़ जो है प्लांट लगाया है, और मोस्टली वो हरियाणा में फोकस करते हुए लगाया जा रहा है। ठीक है, और अब फेज़ 2 के अंतर्गत बोला गया कि एक स्पेशल मॉड्यूल भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल एजुकेशन दिया जाएगा स्कूल्स में। उसके साथ ही जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ के बारे में पढ़े तो मिशन लाइफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 में लॉन्च किया था। जब ये ग्लास में था तो तब उन्होंने लॉन्च किया था। इसके अंदर बोला गया था कि इंडिया का एम है कि 1 बिलियन पीपल को मोबालाइज करना, कि वो एनवायरमेंटल या इको सेंसिटिव डेली हैबिट्स को अडॉप्ट करें। सॉरी तो इसके अंतर्गत जो है एक तरह से इको क्लब भी खोला जाएगा, मिशन लाइफ के अंदर इको क्लब भी खोला जाएगा, जिसके अंदर जो क्लाइमेट सेंसिटिविटी है उसको जो है प्रमोट करने का काम करेगा। उसका डेडिकेटेड माइक्रो साइट भी खोला जाएगा, जिसके अंदर जो भी प्लांट का ग्रोथ है वो जो है बताया जाएगा। ठीक है, प्लांट कितना बड़ा है वो सब बताया जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बात करते हैं, इन्होंने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल एक तरह से रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन है वक्फ प्रॉपर्टी का। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टी जो है या तो परमानेंट हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, या तो इमूवेबल हो सकती है, जो कि मुस्लिम या तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जो है पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट लोकेशन होती है, जिसके अंतर्गत जो भी ये चला रहे हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर 17 डिजिट का एक यूनिक ID कार्ड रहेगा, और उसके साथ जो जियो लोकेशन भी रहेगा इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसके में 3 तरह से वेरिफिकेशन होगी। एक मेकर होगा जो कि मुतावली, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रहेगा, उसका चेकर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसका अप्रूवल होगा स्टेट या तो UT बोर्ड CEO। तो ये पूरा न्यूज़ है वो इधर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, और इन्होंने पार्टनर किया था जराता राव यादव के साथ, और प्रताप राव यादव के साथ। और इन्होंने बोला था कि हम जो है 13 मिलियन जो है मेडिकल फील्ड या मेडिकल ट्रैवल सेक्टर में जो है पैसा लगाने वाला है। और आयुष के बारे में बात करते हैं, अभी 100% जो है FDA भी हो चुका है, और इसको जो डेवलप किया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेट और DPIIT ने मिलकर। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है श्रीलंकन था कि क्या न्यूज़ था, मैं एक्चुअली न्यूज़ भूल गया हूँ। नहीं, इंडिया की न्यूज़ है कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल विज्ञान एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत जो 19 लेजिस्लेटिव है, ठीक है, मेजर जो 19 लेजिस्लेटिव है उनको पेपरलेस करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद जो भी सेंटर का जो भी फंड भी रहेगा वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है पहुँचाया जाएगा इनको, स्टेट्स को, और जो भी कम्युनिकेशन है इनके बीच में जो होगा वो डिजिटली होगा, नहीं कोई पेपर यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बोलते हैं स्टेट की न्यूज़ के ऊपर। तो स्टेट का न्यूज़ आ रहा है कि तमिलनाडु ने जो है लॉन्च किया ग्रेटेस्ट फ्लेमिंगो सेंचुरी। इसके अंतर्गत जो भी फ्लेमिंगो है वो आते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। फ्लेमिंगो आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा जो है दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बस आपको याद रखना कि जो फ्लेमिंगो है वो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो है इसको बनाया गया है। सो वीडियो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते रहे सेकंड चैनल, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में अवेलेबल। और वीडियो भी नहीं देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।